नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। कल कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी का एनकाउंटर किया। जिस वक्त एनकाउंटर चल रहा था, ठीक उसी वक्त सैकड़ों पत्थरबाज आतंकी के लिए ढाल बनकर सुरक्षा बलों पर, हमारे सैनिकों पर पत्थर बरसा रहे थे। यानी हमारे वीर सैनिक एक तरफ आतंकी से लड़ रहे थे तो दूसरी ओर इन गद्दार पत्थरबाजों का मुकाबला कर रहे थे। गोली आतंकी भी चला रहा था और हमारे सैनिक भी। और इन सब के बीच 3 पत्थरबाजों की मौत हो गई, जिसके खिलाफ आज अलगाववादियों ने कश्मीर बंद करके वहां की आम जनता को बेहाल कर दिया। बाजार बंद हो गए, परीक्षाएं रद्द हो गई। सवाल इन पाकिस्तानी परस्त अलगाववादियों पर तो है ही, लेकिन सवाल उस सिस्टम पर भी है जो अमन की राह में रोड़ा बने इन अलगाववादियों को मनमानी और गद्दारी करने की पूरी छूट लगातार दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगा जोरदार और धमाकेदार आर पार। खाली सड़कें, दुकानें बंद। तस्वीरें देखकर कहना मुश्किल है कि ये श्रीनगर का वही लाल चौक है जहां आम दिनों में भारी चहल पहल रहती है। जी हां, कश्मीर बंद है। वजह है 3 पत्थरबाजों की मौत, जो कल बड़गाम के एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को बचाने के लिए सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रहे थे। लेकिन पत्थरबाजी के इस खेल में बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में पता चला है कि बड़गाम मुठभेड़ के दौरान व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी नंबरों से पत्थरबाजों को इकट्ठा होने का संदेश भेजा जा रहा था। तो कश्मीर बंद को लेकर अलगाववादियों पर सवाल लाजमी है। लोगों को भड़का के प्रतिक्रिया उनकी ओर से आए, इसके लिए भी प्रयास विशेष रूप से पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच अलगाववादी सुरक्षा बलों पर भी सवाल उठा रहे हैं। CRPF या RR या BSF बहरहाल हिंदुस्तानिक फौजी जाविर तो काबिज अस पे, मगर ये पुलिस सह बहरहाल ये कोई बसन वोल। यही कश्मीरियों की ताकत है। एक सब इंस्पेक्टर के आके सारे कश्मीरी बोलती बंद। इसी को जंगल राज कहते हैं। A state without a law. Yes, yes, yes. कानून, अंधा कानून है वो कानून जिसने कल 3 को मारा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये वही राशिद इंजीनियर साहब हैं जिन्होंने कल आर पार में कश्मीर को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की थी। जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा न था न है और रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर सेना पर पत्थर बरसाने वाले ये पत्थरबाज अलगाववादियों के इतने चहेते क्यों बन जाते हैं। और सवाल ये भी है कि आखिर इन्हें अमन की राह में रोड़ा बनने की छूट कब तक मिलती रहेगी। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आर पार की इस धमाकेदार डिबेट के लिए आज आप तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले विश्लेषण करना जरूरी है हानिकारक अलगाववादियों का, पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों का विश्लेषण सुनिए। सेना के दुश्मन पाक परस्त अलगाववादियों के हीरो हैं। जो सेना के दुश्मन हैं वो इन अलगाववादियों को, जो पाकिस्तान परस्त हैं, उनके हीरो हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कश्मीर में आग लगी रहे। आतंकियों के लिए ढाल बन जाते हैं पत्थरबाज। और इनको उकसाता कौन है, ये बड़ा सवाल है। ये नौजवान लड़कों को कौन उकसाता है? अलगाववादी उकसाते हैं। कौन उकसाता है? अभी हमने जिलानी को सुना, क्या कह रहे थे वो, किस तरह वो उकसा रहे थे, हमने सुना। इंजीनियर राशिद को हमने सुना कल वो हमारी डिबेट में क्या कह रहे थे, और आज क्या कह रहे थे वो पुलिस से एनकाउंटर, पुलिस के साथ जब उनकी बातचीत हो रही है। पत्थरबाजी के चलते कल के दिन के अंदर 63 सुरक्षा कर्मी घायल हुए। सिर्फ कल के दिन के अंदर कश्मीरी नौजवानों को उकसाते हैं अलगाववादी। 7 सालों में 321 कश्मीरी युवा आतंक की राह पर चले गए हैं। और अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आज अपना बेहद जोरदार पैनल। मेरे साथ आज की इस बहस में
डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रूलिंग पार्टी देश की और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर की, तारिक सादिक साहब, तनवीर सादिक साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मेरे साथ वरिष्ठ वकील शबनम लोन है, मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड है, रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ इस डिबेट में बेहद खास मेहमान अध्यक्ष नेशनल पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह साहब भी जुड़े। भीम सिंह साहब, आपका भी स्वागत है इस बहस के अंदर। मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत भीम सिंह साहब आपसे करना चाहता हूं। कश्मीर में बार बार आग लगती है और बार बार आग लगवाई जाती है। सेना आतंकवादियों से लड़े या अपने घर के बच्चों से लड़े, आप बताइए, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिनको बच्चों का नाम दिया जा रहा है, जो कि बच्चे हैं क्या वाकई? सवाल मेरा बहुत सीधा और सटीक है भीम सिंह। मैं कहना चाहूँगा कि आपका प्रश्न, आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है और टू द पॉइंट। मेरा जवाब ये है कि जम्मू कश्मीर का हमारे संविधान के मुताबिक रिश्ता क्या है भारत से। ये क्या वजह है कि आज तक 70 साल हो गए हैं, जम्मू कश्मीर का विलय भारत से क्यों नहीं हुआ? ये क्या वजह है कि भारत के संविधान में आपने धारा आरजी टेम्पररी 370 जोड़कर जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी है। इसका दोषी कौन है? मेरा ये कहना है कि मैं भीम सिंह, मैं 8.5 साल जेल में रहूं, 15 साल एमएलए एमएलसी रहने के बाद भी 6 साल जेल में, एज ए स्टूडेंट जेल में, मैंने बीए बीएससी एलएलबी। भीम सिंह साहब, आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं। भीम सिंह साहब, आप वरिष्ठ आदमी हैं, आपको कश्मीर की दिक्कतें बहुत ज्यादा पता होंगी, लेकिन अब कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन अलगाववादी जो पाकिस्तानी परस्ती की बात करते हैं, जो इन पत्थरबाजों को भड़काने की बात करते हैं, जो इन युवाओं को भड़काने की बात करते हैं और ये पत्थरबाजी से हमारे सैनिकों को रोकते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? मेरे को 30 सेकंड में जवाब दीजिए भीम सिंह साहब आप इसका। देखिए, सबसे पहले सेना का काम गांव में नहीं है, देहातों में नहीं है, ये काम पुलिस का है। पुलिस क्यों खामोश है? जब आतंकवादी हमला कर रहे होंगे तो कौन आएगा? लॉ एंड ऑर्डर क्यों कमजोर है? वहां पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिस, कानून, पुलिस को इसलिए लगाया है कि पुलिस विल लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में आज तक जम्मू कश्मीर का विलय भारत से क्यों नहीं हुआ? धारा 370 क्यों लगाई है? अरे पाकिस्तान भी तो यही बात कहता है भीम सिंह साहब। जम्मू कश्मीर के दरमियान पाकिस्तान भी तो यही लाइन लेता है। क्या हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं ये तमाम बातें कहकर? अगर पाकिस्तान, मैं एक राजपूत परिवार से हूं, डोगर परिवार से हूं, मैं महाराजा हरि सिंह के परिवार से हूं। हमने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ा। महाराजा ने भारत से विलय किया। आपने उस विलय को आज तक इंटेग्रेट क्यों नहीं किया, माना क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर का आइन लग, हमारा झंडा लग, क्या वजह है? जब तक हिंदुस्तान पूरे देश का एक नक्शा नहीं होगा, एक संविधान नहीं होगा, एक झंडा नहीं होगा, आप जो परेशानी आपकी है ना, बड़ी लाजमी बात पैदा हुए थे, ये देखने लगे थे गोलियां। जी भीम सिंह साहब, एक ही मैं मेरे पास और भी मेहमान है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। कर दो एक झंडा। ओके, मैं आपके पास वापस आऊंगा। शबनम लोन, मेरा आपसे बहुत सीधा और दो टूक सवाल है और मैं चाहता हूं कि बहुत ईमानदारी के साथ आप इसका जवाब दें। जो पत्थरबाजी कर रहे हैं और जो पत्थरबाजी करवा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि वो गुस्ताखी है, वो देशद्रोह है? अमीश, 1 मिनट चाहिए मुझे आपका। मैं
आपसे इस शो से पहले एक और शो में थी, तो मैं हैरान हूँ कि किस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए मुझ पे। मेरे बड़े आदरणीय जनरल साहब हैं, एक आर्मी के कोई कर्नल थे, वो कह रहे थे मुझे कि आप भी टेररिस्ट हैं और आपको भी गोली मारी जानी चाहिए। ये किस किस्म की नेशनलिज्म अब मुझे नहीं पता वो आप किस बहस में थी, कहाँ आपसे ये बात हो रही थी। मेरे सवाल का अब आप उस बहस का जवाब याद देंगे क्या? अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए मैडम। मैं आपको सुनिए सेना आतंकवादियों से लड़े या पत्थरबाजों से लड़े, आप जवाब दे दीजिए। अगर आतंकवादी आपके घर के बाहर हो तो सेना आतंकवादियों से लड़े या पत्थरबाजों से लड़े? सुनिए, एक तरफ से तो आप कहते हैं कि वहां पर हमारी सरकार है और सरकार जो है वो कानून के तहत काम कर रही है और वहां लोग सरकार से खुश हैं। अगर वहां नॉर्मल सरकार है तो मुझे ये बताइए कि आर्मी गांव-गांव क्यों जा रही है? आर्मी वहां पर बॉर्डर में क्यों नहीं है? आर्मी वहां सिटी में क्यों है? आर्मी को ये चीजें क्यों हैंडल करनी पड़ रही हैं? एक दूसरा मैं आपको बात बताऊं, 25 साल से ये शोरिश वहां शुरू हुई, 25 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं आपको एक बात ईमानदारी से और वसूख से कहूंगी, ये सियासतदान वहां के जो हैं, जिनको कुर्सी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बोला कि क्यों आर्मी घूम रही है शहर में, आर्मी क्या कर रही है? आर्मी शहर में इसलिए क्योंकि आतंकवादियों को छुपा के रखा जा रहा है वहां पर, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ रही है। मेरी बात सुनिए जी मेरी बात सुनिए अमीश, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा, आज से 10-15 साल पहले जब से महबूबा मुफ्ती अभी गवर्नमेंट में नहीं थी, खुदा गवाह है वो हर दिन वहां लाल चौक में होती थी प्लेकार्ड होके। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप 15 साल पहले चली जाती है, मैं आज पर हूं मैडम। आप 15 साल पहले चली जाती है, मैं तो आज पर बैठा हुआ हूं। आप मुझे ये बताइए कि आज मेरे देश का सैनिक क्या करे? क्या मेरे देश का सैनिक पत्थर खाने के लिए वहां बैठा है? मैं मानता हूं वहां तीन पत्थरबाजों को मार दिया गया, लेकिन गोली तो दोनों तरफ से चल रही थी। आतंकवादी भी चला रहे थे गोली और गोली तो सैनिक भी चला रहे थे। वो किसकी गोली से मर गया? आप देखिए इस बात का प्रूफ है आपके पास क्या? ओके, संबित पात्रा ना, ओके, तारिक साहब मैं आपके पास आऊंगा, तनवीर साहब मैं आपके पास आऊंगा, तनवीर सादिक, लेकिन पहले संबित पात्रा मैं आपका रुख करना चाहता हूं। क्या जवाब है? आपने पैंथर्स पार्टी के चीफ को सुना, शबनम लोन को सुना, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। व्हाट इज योर टेक? Why it is happening? आपकी सरकार है, क्या कर रही है आपकी सरकार? अमीश जी, मैं सरकार पे भी बोलूंगा, मगर मेरा मानना है आप भी सहमत होंगे, अगर किसी भी प्रॉब्लम का समाधान करना है तो पहले प्रॉब्लम को अच्छे से जानना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। कश्मीर में वास्तविक रूप से अभी प्रॉब्लम क्या है, ये पत्थरबाज कौन है और ये आतंकवाद क्यों हो रहा है? आप देखिए, अभी चंद दिनों पहले लगभग 1.5 महीने पहले ये जो बुरहान वानी था, उसका जो सक्सेसर था मूसा, उस मूसा ने एक वीडियो रिलीज किया था। उसने क्या कहा था उस वीडियो में कहा था, ए पत्थरबाजों, पत्थर मारते रहो, कश्मीर के लिए नहीं, इस्लाम के लिए पत्थर उठाओ। ये मत सोचो कि तुम अपने वतन कश्मीर चाहते हो या कोई फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है। इस्लाम के लिए एक कैलिफेट बनाना है, जैसे सीरिया में कैलिफेट है, और इसलिए पत्थर फेंको क्योंकि इससे अल्लाह खुश होता है। तो पहले तो ये आइडियोलॉजिकल वार है और इसको बहुत बड़े पैमाने पे समझने की आवश्यकता है। दूसरी गलती कहां हो रही है हिंदुस्तान में? गलती हो रही है कि हम सबके अपने अपने मत हैं। बीजेपी कुछ बोल रही है, आर्मी के साथ बीजेपी खड़ी है, कांग्रेस वहां कुछ और बोल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ और बोल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बोल रहे हैं ये पीओके क्या तुम्हारे बाप का है? वो हिंदुस्तान को बोल रही तुम्हारे बाप का है पीओके। कांग्रेस बोल रही है ये आर्मी के चीफ दिमागी हालत खराब है जो उन्होंने कहा कि हम गोली चला देंगे। आप बताइए, देश के हमारे नेता ही अगर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं तो हम प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करेंगे? और तीसरी बड़ी बात है शक्ति। मैं कंप्लीट कर लूं। जी। शक्ति भैया, हमारी आर्मी वहां पत्थर खाने नहीं बैठी है, गोली से मार के ऐसे हाफ आतंकवादी, हाफ गर्लफ्रेंड नामक एक किताब आया है, मैं तो कहूंगा ये जो पत्थरबाज है ये हाफ आतंकवादी है, पूरा आतंकवादी दूसरा है, और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ आतंकवादी के रूप में काम करते हैं। लेकिन संबित पात्रा, आपको एक स्थिति समझनी होगी। आपको नहीं लगता आपको भी एक स्थिति समझनी होगी कि क्यों अलगाववादी कामयाब हो रहे हैं इन आपकी जुबान के अंदर, इन हाफ आतंकवादियों को बनाने में?
क्यों 100 करोड़ रुपए आपकी सरकार खर्च करती है इन अलगाववादियों पर? बंद करें इनका हुक्का पानी। कैसे हिम्मत होती है राशिद इंजीनियर की ये कहने की? मेरी डिबेट के अंदर राशिद इंजीनियर क्या गिरफ्तार मुझे कर सकते हो तो मुझे करके दिखा दो गिरफ्तार। कैसे हिम्मत होती है इन लोगों की? आज वो कह रहे हैं कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है, आप बिपिन रावत के ऑर्डर्स को फॉलो करिए। मैं इसका उत्तर देता हूं। पहले तो मैं भीम सिंह जी से बिल्कुल सहमत हूं। भीम सिंह जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो सकता है, उन्होंने ठीक कहा। और भीम सिंह जी हमारी पार्टी जनसंघ के जमाने से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान इनके लिए लड़ती रही है और इन्हीं के लिए हम मर मिटेंगे। बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों पॉलिटिक्स की पड़ी है? क्यों नहीं आप खुलेआम कहते कि हाँ जो लोग शह दे रहे हैं इन पत्थरबाजों को वो गलत है, गलत को सही नहीं किया जा सकता। जो देश के खिलाफ है वो गलत है। थोड़ा सा 30 सेकंड आपके पास। दिल और कान थोड़ा खुला रखे, मेरे 2-4 चीजें देखिए, सुनिएगा। जब बीजेपी के प्रवक्ता ये बोलते हैं ना कि हमें सोचना चाहिए, आज 28 साल की मिलिटेंसी के बाद भी ये सोचने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे ये ग्राउंड में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक लड़का जो 5 बहनों का एक भाई है, सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बात सुनिए, थोड़ा सा दिल रखिए सुनने के लिए। एक लड़का जो अभी जाहिद करके लड़का है, उसकी 5 बहनें हैं, उसको भी एक गोली आई, वो मर गया। 5 बहनों का। मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि वो पाकिस्तान ने उसको बोला था जो एक सोल ब्रेड अर्नर था, या अलगाववादी उस आदमी को बोला। मेरा ये कहना है कि इस वक्त कश्मीर में एक प्रॉब्लम है। आप अभी भी पिछले साल से अभी तक 200 लोकल मिलिटेंट्स ने मिलिटेंसी ज्वाइन की है। अगर ये अलार्मिंग सिचुएशन न्यू दिल्ली के लिए नहीं है, आई रियली वंडर कि क्या होगा ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन। इस वक्त तक भी दिल्ली ने अभी तक रीच आउट नहीं किया। कैसे रीच आउट करा जाए? मैं जनरल जीडी बख्शी से पूछता हूं, क्या हथियार डाल देने चाहिए? मैं ब्रेक के बाद आता हूं इस सवाल के ऊपर, आप देखते रहिए आर पार। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो वाकई पूरे देश के लिए जरूरी है। पत्थरबाजों पे बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर की पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से व्हाट्सएप से फैलती है अफवाह। बडगाम मुठभेड़ के दौरान व्हाट्सएप पर फैलाई गई अफवाह, पाकिस्तान नंबरों से पत्थरबाजों को इकट्ठा होने का संदेश भेजा गया और फिर उसके जरिए एक ग्रुप बनाया गया, और जहां आतंकवादियों का एनकाउंटर चल रहा था वहां पत्थरबाजों को भेजा गया जहां पर वो उनकी ढाल बन सके। और जब वहां पर 3 पत्थरबाजों को मौत के घाट उतार दिया गया, या तो आतंकवादी की गोली से या सेना की गोली से, उसके बाद अलगाववादियों ने कश्मीर बंद कर दिया। और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो नौजवान जिसकी बात बार बार करते हैं तमाम लोग, जिसकी बात करते हैं तमाम अलगाववादी, वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है आप सुनिए। पाकिस्तान कनेक्शन सुनिए और बड़ा खुलासा देखिए आर पार का। मैं अबूदुजहान भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, खासकर मैंने ये वीडियो जो बनाया है अबूदुजहान भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप पाकिस्तान से 10-15 लड़के ऐसे बुलाए जिनको सामान बनाना आता हो, यहाँ पे सामान बना के दे और हम खुद लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे दिलों से अब खौफ निकल चुका है। और मेरे साथ इस पैनल में भीम सिंह, संबित पात्रा, जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, शबनम लोन, तनवीर सादिक, तमाम लोग बने हुए हैं। जीडी बख्शी, अब मैं आपकी बात आता हूं। इस युवा की बात आपने सुनी, इसको युवा बोले, हाफ टेररिस्ट बोले, क्या बोले, जो अबू दुजाना से बात कर रहा है और बात कह के कह रहा है कि आप कुछ लड़के भेजिए जिनके पास हथियार हो, और व्हाट्सएप से पाकिस्तान इन पत्थरबाजों को इकट्ठा करवा रहा है जहां एनकाउंटर चल रहा है, हमारी सेना एनकाउंटर कर रही है। इससे बड़ा प्रूफ अब क्या चाहिए चीजों का? पाकिस्तान चाहता है आग लगे, पाकिस्तान चाहता है पत्थरबाजी हो सैनिकों पर हमारे। अमीश, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जनरल बख्शी। हेलो जी जनरल बख्शी। हाँ, देखिए अमीश, सबसे पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि जो 30 साल जो ये गुज़िश्ता साल गुजरे हैं जम्मू कश्मीर में, एक बड़ा सीधा असूल हर एनकाउंटर में अप्लाई हुआ है।
जब भी एनकाउंटर शुरू होता था हम वहां के लोगों से गुजारिश करते थे हाथ जोड़ के कि आप ये इलाका छोड़ दें, यहां गोलियां चल रही हैं, आप प्लीज हट जाएं ताकि आपको गलती से कोलैटरल डैमेज ना हो। ये पहली बार हम एक नया दौर देख रहे हैं जिसमें कि लोग जानबूझ के उकसा के लोगों को वहां पे गोलियों की राह में डाल रहे हैं। लोग नहीं, अभी वो लोग बड़ी नहीं, आंसू बहा अलगाववादी रहे उकसा थे रहे कि हैं, भाई वो 5 पाकिस्तान बहनों का नियंत्रण भाई कर रहा है है। उस पूरी चीज तो भाई वो प्लीज क्यों वो गया फायर की लाइन में? सिस्टम फेल हो चुका है। वो ये मैं फायर की लाइन बिल्कुल में क्यों जनरल गया? साहब की बात मानता ये हूं। मैं सिस्टम फेल हो चुका है। जनरल बख्शी, क्योंकि मैं देखिए अमीश कहना चाहता हूं, हमें देखिए ये जो ह्यूमन राइट्स के जो वक्ता हैं इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा फौज गांव में क्यों है, फौज शहरों में क्यों है, फौज को हटा लो। साउथ कश्मीर से फौज हटाई गई, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले जाई गई। बुरहान वानी कहां खड़ा हुआ? साउथ कश्मीर में। इन्होंने वो इलाका अनकवर करवाया, उसको खोला ताकि बुरहान वानी जैसे वहां पे खड़े हों और देश के लिए जो है सरदर्द बने। और अब तो ये लोगों को भड़का रहे हैं, ये जानबूझकर चाहते हैं कि कोई सिविलियन मरे, कोई बच्चा मरे, कोई औरत मरे, इसलिए लोगों को ये फायर की लाइन में धकेल रहे हैं। इससे बड़ी कायरता क्या हो सकती है? तनवीर सादिक कुछ कहना चाहे। तनवीर सादिक, मैसेज आ रहे हैं। देखिए साहब, मैं एक चीज नहीं, देखिए अमीश प्लीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ ना, वो ये है कि इस वक्त सिस्टम फेल हो चुका है। आप देखिए जो चीज अभी जनरल साहब कह रहे थे, 90s में जब लोग मानते थे आर्मी का और वो एनकाउंटर साइट्स पे नहीं जाते थे, आज अगर लोग अरे सिस्टम फेल कराया जा रहा है, ये बात क्यों नहीं समझ रहे? सिस्टम को फेल करवाया जा रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है सिस्टम फेल हो जाए, अलगाववादी चाह रहे सिस्टम फेल हो जाए। सिस्टम फेल हो चुका है, तो सिस्टम फेल हो चुका है तो हथियार डाल के बैठे तुम लोग। कुछ भी होता है चलने दें कश्मीर को। आप मुझे बताइए तनवीर सादिक साहब, क्या तरीका क्या है? तनवीर सादिक, टेल मी व्हाट इज द सॉल्यूशन? तरीका ये है, solution is that you need to talk to these youngsters. You cannot close your eyes. There is a problem. Youth जो है militancy में जा रहा है, 90s वापस आ रहा है। PDP और BJP गवर्नमेंट टोटल फेलियर। मतलब आप सेना के पर खिलाफ पत्थर मार रहे हैं, आप सेना को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हम चुपचाप बर्दाश्त करें। आप कर्फ्यू जो वहां लगा है उसे वायलेट कर रहे हैं, सरकार चुपचाप बर्दाश्त करती है। कब तक बर्दाश्त करती जाएगी ये सरकार? और वो बड़ी गलती है आपकी। रीच आउट, हु इज नॉट रीचिंग आउट? व्हाट आर यू डूइंग? You are not reaching out. BJP is not reaching out. PDP is not. No, the government has to reach out. Samit Patra, you have to reach out. आपको जाना पड़ेगा इनके पास। आप संबित पात्र तनवीर सादिक, पाकिस्तान के उत्तर दूंगा, ऐसे तो कोई सुन नहीं पा रहा है, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो संबित पात्र गो अहेड। सब लोग देखिए, तनवीर सादिक साहब कह रही है बीजेपी सरकार क्या कर रही है, रीच आउट क्यों नहीं कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं फारूक अब्दुल्ला कैसे रीच आउट कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने थोड़े दिन पहले क्या बयान दिया कि जो पत्थर फेंक रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे पत्थर फेंकिए और कश्मीर अपने वतन के लिए पत्थर फेंकिए। यहाँ पत्थर फेंकना बंद करिए, डिबेट में पत्थर फेंकना बंद करिए, यहाँ पत्थर फेंकना बंद करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज बिहेव, प्लीज। अरे आप भी वैसे ही बच्चे की तरह कर रहे हैं जो पत्थर फेंकता है, आप भी वैसा ही काम कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। डोंट थ्रो स्टोन्स इन द डिबेट। आप ये पत्थर मत फेंकिए डिबेट में। देखिए हिंदुस्तान की जनता पूरी देख रही है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप लोगों का बिहेवियर देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं तो पूरा सुना। आप लोग चिल्लाने लगते हैं, आप सुनते क्यों नहीं? गिव हिम 30 सेकंड। अभी सुन लीजिए तनवीर सादिक, यहाँ मत पत्थर फेंकिए, मैं सुन लीजिए पूरी बात। देखिए नंबर अभी ये कह रहे थे, देखिए अभी जनता देख रही है। दिस इज द हाइट। नहीं, आप तो बोलने कहाँ दे रहे हैं, दिस इज द हाइट। आप कहाँ बोलने कहाँ दे रहे हैं, और आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? प्रवक्ता है, वाह। देखिए आप देखिए कौन डिक्टेटर है और कौन डेमोक्रेट है। मैं तो इनके बीच में नहीं बोला, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं उत्तर दे रहा हूं। इनका जो कहना है कि 1990s में और 2000s में सब कुछ सही था, हम आंकड़े बिगाड़ दिए। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं
1999 में कितने आर्मी के जवान मारे गए? 763। 2000 में कितने मारे गए? 788। 2001 में कितने मारे गए? 721। 2002 में कितने मारे गए? 623। 2014 में कितने मारे गए? 161। 2015 में कितने मारे गए? 155। 2016 में कितने मारे गए? 29। तो आप बताइए, ये 90s में ठीक था? 800 जवान हमारे प्रतिवर्ष मारे जा रहे थे और इनके हिसाब से ठीक था। इनके हिसाब से क्या जा रहा है? इनको क्या जा रहा है? इनके फारूक अब्दुल्ला, ये लोग मुझे कहने में हिचक नहीं, पता नहीं किससे मिले हुए हैं। पीओके, अरे सुन लीजिए, पीओके क्या हिंदुस्तान के बाप का है? ये कह रहे थे कि पीओके क्या हिंदुस्तान का बाप है? हाँ, हमारा है। देखिए अमीश, कर लो क्या करते हो आप बताओ। मैं बोल रहा हूँ पीओके हमारे बाप का है। सही चेहरा दिखा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, ये हमें पता क्या सही चेहरा दिखा रहे हो? इनका जो मुखिया है ये बोलता है पीओके क्या तुम्हारे बाप का है? मेरे बाप का है पीओके। क्या बिगाड़ दो? हिम्मत है तो कर लीजिए, कर लीजिए ना। हिम्मत है तो पता है ना, हिम्मत है भैया, तुम्हारे जैसे नहीं है, हमसे हिम्मत है, हम करके दिखाएंगे। ललकारो मत हिंदुस्तान को, हिम्मत ही तो नहीं है। ये ललकारो मत पाकिस्तानी, हिंदुस्तान को हिम्मत है कि नहीं? पूरी सिचुएशन को डिस्टर्ब कर दिया है। मुझे ललकारने की हिम्मत है तो बता दीजिए। कर दिया है तनवीर सादिक, ये सवाल पूछोगे? हुकूमत ने नहीं, मैं रुक करता हूँ तनवीर सादिक, आप ये बता दीजिए पीओके किसका है? नहीं, पीओके में बहस नहीं है। संबित पात्रा, आपकी सरकार से बहुत सी उम्मीदें थी कश्मीर के अंदर, आपकी सरकार से भी बहुत सी उम्मीदें थी। क्या आपको लगता है आपकी सरकार जो गैप है उसको नहीं फिल कर पा रही? उस पर भी बात करनी होगी, उस पर बात करनी जरूरी है। इस समय कश्मीर की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यह भी नाइंसाफ है कि हमारी सेना आतंकवादियों को नहीं छोड़ेगी और जो उनके रास्ते में आएगा उसको उड़ाया दिया जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और हम अपनी सेना के साथ खड़े हर कीमत पर, और तमाम पॉलिटिकल क्लास को भी, चाहे वो 35 पार्टी के भीम सिंह साहब हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक हो, चाहे वो शबनम लोन हो, आज आप सब लोगों को, चाहे वो संबित पात्रा हो, आज आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हमारी सेना के पीछे खड़ा होना पड़ेगा और उसके साथ साथ मैसेज देना पड़ेगा कि इंडिया इज वन, इंडिया इज वन। मैं रुक करता हूँ शबनम लोन का, मैं आपके बता रहा हूँ, भीम सिंह साहब, राष्ट्रीय ध्वज जम्मू कश्मीर में हमारा ध्वज नहीं है, ये क्या बात है? कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है, ये आपका सवाल लाजमी है भीम सिंह साहब। जब तक पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक झंडा नहीं होगा, बड़ी वाजिब बात कह रहे हैं। अब तो 3 साल से केंद्र में भी बीजेपी है, कन्याकुमारी तक पीडीपी और बीजेपी का अलायंस है। जम्मू और कश्मीर में कब करे संबित पात्रा? मैं आपसे पूछता हूँ कब करे? 10 सेकंड में जवाब दीजिए, कब करने जा रहे हैं? फिर मैं शब्द आपको बता रहा हूँ, संबित पात्रा 10 सेकंड में जवाब दीजिए, कब करने जा रहे हैं आप? आपकी सरकार मैं बोलता हूँ, बताइए। भीम सिंह जी पूरा अच्छी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भीम सिंह जी कि एक किसान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए। हमारे, हम तो वेट कर रहे हैं, नंबर आने दीजिए। और मैं पूछता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तैयार हो जाए, कांग्रेस के प्रवक्ता तैयार हो जाए, यहाँ पे शबनम लोन तैयार है क्या? अरे हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं। आप अपना बताइए ना, अभी नंबर कहाँ है? अरे पार्लियामेंट में 3/4 मेजोरिटी चाहिए इसके लिए, आप पूछ लीजिए इनसे। 3/4 मेजोरिटी चाहिए उसके लिए, ये लोग तैयार हैं? शुरुआत तो करो, शुरुआत बिल्कुल वाजिब बात करें, शुरुआत आएगी, हम शुरुआत करेंगे। ओके, मैं रुक करता हूँ शबनम लोन, शबनम लोन। ओके, भीम सिंह साहब मैं आपके पास बताऊंगा, भीम सिंह साहब मैं आपके पास बताऊंगा। शबनम लोन ऑन स्क्रीन राइट नाउ, शबनम लोन ऑन स्क्रीन राइट नाउ, शबनम लोन, शबनम लोन। All said and done, all said and done. कुछ प्रूफ हमने दिखाए जी। पाकिस्तान व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू इन लड़कों को भेज रहा है गार्ड करने के लिए आतंकवादियों को, और अलगाववादी कश्मीर बंद कर रहे हैं। किस लिए कश्मीर बंद किस लिए किया गया? आप मुझे बताइए। क्या पाकिस्तानी एजेंडे पे चलेंगे अलगाववादी? और चल रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है। ये क्या कह रहे थे गिलानी साहब? अमीश गिलानी क्या कह रहे थे? आपने गिलानी को सुना? गिलानी ने जो बात बोली, सुनिए, वरिष्ठ आदमी है वो, क्या कह रहे थे? वो भड़काने का काम कर रहे हैं वो पत्थरबाजों को कि और पत्थर मारिए आप। आपको चले जाइए ना पाकिस्तान में इनको लेकर।
बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है अमीश, आपको मालूम है कि वहाँ पे जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, वहाँ का एक बहुत बड़ा वरिष्ठ वजीर जो है, उसने गिलानी साहब को पब्लिकली कहा कि हाथ जोड़ के कहा कि हमें हुकूमत करने दीजिए, महबूबा मुफ्ती आपकी बेटी है, मुसलमान लड़की है, थोड़ी देर हमको हुकूमत करने दीजिए। और उन्होंने सारे स्टेट में सब लोगों को कहा, एक कैबिनेट मीटिंग में कहा कि गिलानी साहब ने जो आज़ादी पे किताब लिखी है, खजर सोचता है वलुर के किनारे, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, स्कूलों में भी पढ़ाइए और तमाम सरकारी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपसे एक महबूबा मुफ्ती के मंत्री ने क्या कहा, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ना। मुझे बताइए, बार बार पॉलिटिक्स को बीच में ले आती है। आप तो बार बार पॉलिटिक्स को बीच में ले आती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पाकिस्तानी परस्ती कर रहे हैं अलगाववादी, आप जवाब दीजिए उस बात का। देश के खिलाफ है। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं पत्थरबाजों को कि इकट्ठे होइए, बीजेपी ने और आप इनके चक्कर में कश्मीर बंद करा रही है। किसका नुकसान हो रहा है? आप आम जनता का नुकसान कर रही है। किस अलगाववादी ने अपना बच्चा भेजा पत्थरबाजी के अंदर? मैं जानना चाहता हूँ किस अलगाववादी का बच्चा गया पत्थरबाजी के अंदर? एक तरफ आप सरकार में हैं, दूसरी तरफ आप अरे छोड़िए सरकार को थोड़ी देर के लिए, अरे छोड़िए सरकार को। सरकार बीजेपी की हो, पीडीपी की हो, बीजेपी आएगी, पीडीपी आएगी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कश्मीर रहेगा सालों साल। मैडम, कश्मीर सालों साल रहेगा। किस अलगाववादी का बच्चा, किस अलगाववादी का बच्चा पत्थर मारता हुआ घायल हुआ है? बताइए, एक बच्चे का नाम आप नाम बता देंगी, मैं एंकरिंग छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। और कितने अलगाववादियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, कोई लंदन में पढ़ रहा है, तो कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, तो कोई दुबई में पढ़ रहा है। हिसाब किताब दूं? भारत सरकार की भी खामी है कि 100 करोड़ रुपए इन पर सालाना खर्च होते हैं, बंद करना चाहिए इनका हुक्का पानी। और कश्मीर परस्ती कर रहे हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। आप महबूबा मुफ्ती की बात कर रही हैं, उनके वजीर की बात कर रही हैं। मैं हिंदुस्तान के उस वजीर की बात कर रहा हूं जिसने बाढ़ से बचाया कश्मीर को, जिसने कश्मीर को डूबने से बचाया। मैं अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ। वेलकम बैक। हाँ, आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ संबित पात्रा, तनवीर सादिक, भीम सिंह, जीडी बख्शी, शबनम लोन, तमाम लोग मौजूद हैं। इस दौर में मैं जीडी बख्शी आपके पास आता हूं। कुछ बातें हुई ब्रेक से पहले और बार बार ये कहा जा रहा था कि सिस्टम फेल कर गया है, टोटल सिस्टम फेल है। पाकिस्तान भी चाहता है कि हमारा सिस्टम फेल कर जाए और आतंकवादियों को पनाह मिलती रहे और कश्मीर में ऐसे ही आग लगती रहे। एग्जैक्टली पाकिस्तान का भी रोड मैप एग्जैक्टली यही है कि सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए हमारा। देखिए अमित, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। तनवीर ने कहा था कि 1990 और आज में क्या फर्क है। मैं दो टूक शब्दों में आपको बताऊं, वो रियलिटी जिससे हम मुंह मोड़ रहे हैं। कम्युनलाइज किया गया है कश्मीर की वादी को, घेटो बना दिया गया है और ये पूरी कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है वहां पे। वहां पे एक जो है रैपिड कम्युनल एक मूवमेंट चलाई जा रही है, जिसके चलते स्टोन पेल्टिंग हो रही है, जिसके चलते जहर भरा जा रहा है और अलगाववादियों को सपोर्ट दिया जा रहा है। दिस इज अ कम्युनल मूवमेंट, दिस इज नो फ्रीडम मूवमेंट। ये लोगों के मनों में जहर भरा जा रहा है। वहां के अलगाववादी, पाकिस्तान के जो है ब्रॉडकास्ट वाले, वहां से जो ISI वाले भड़काऊ लोग हैं, ये मजहब के नाम पे लोगों को भड़का कर ये सारी चीजों पे ला रहे हैं ताकि ये जो है पथरावबाजी करें। जब ये लड़ाई हार गए, क्यों आपको लगता नहीं है कि आग में घी डालने का काम पाकिस्तान कर रहा है और अलगाववादी उनका बड़ा सहारा बन रहे हैं? तब हमने बिल्कुल हार नहीं मानी। अब क्या पत्थरों के आगे हार मानेंगे हम? अमीश, शबनम लोन, जीडी बख्शी की बात का जवाब। जनरल साहब, मैं बोलूं? जनरल साहब, अमीश, मैंने जनरल साहब की बात सुनी, आपकी भी बात सुनी। अब मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से। देखिए, मेरे बड़े ऑथर हैं, मैंने अर्थशास्त्र पढ़ी है, चाणक्य की किताब मुझे मेरी बड़ी फेवरेट किताब है। उसमें मैंने ये सीखा और पढ़ा कि वो ये कहते हैं कि जब एक गवर्नमेंट होती है, राजा जो होता है उसका काम होता है प्रजा को खुश रखना। तो चाहे आतंक है वैली में, चाहे वहाँ पत्थरबाज है, चाहे बंदूक उठाता है वहाँ का लड़का और हमारी सेना को उनको मारना पड़ता है, मसला ये है कि सब बहुत नाखुश हैं। इसका मतलब है कि इस गवर्नमेंट की जो डिलीवरी सिस्टम थी,
to make the people happy. That is not there. आफ्टर ऑल जब ये बच्चा मरता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कमांडिंग ऑफिसर है या जो वहां पे सुनिए जो कमांडिंग ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, उनको अच्छा नहीं, उनको मुझे पूरा अंदाजा उनको अच्छा नहीं लगता होगा कि वो मारे इन बच्चों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको अच्छा नहीं लगता होगा। आपने बोला राजा का दायित्व होता है, राजा की। लेट मी कम इन हियर शबनम लोन, आपने बोला बड़ी लाजमी बात आपने बोली, बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि राजा का दायित्व होता है कि जनता वहां की खुश रहे। 1% है कश्मीर की पॉपुलेशन, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन, कश्मीर की पॉपुलेशन, और 10% सेंट्रल फंड्स वहां पर लगाए जाते हैं। कैसे खुश करा जाए, और इसके अलावा कैसे खुश करा जाए, आप मुझे बताइए कैसे खुश करा जाए। और मैंने जो ब्रेक से पहले सवाल पूछा था, एक ऐसा बच्चा बताइए अलगाववादियों का जो पत्थरबाजी में घायल हुआ हो, कैन यू नेम वन? If you can name one, मैं यहाँ पे अभी एंकरिंग छोड़ के उठ जाऊंगा, अभी स्टूडियो छोड़ के उठ जाऊंगा। If you can name one, मैडम, you don't have any। एक अलगाववादी का बच्चा नहीं है जो घायल हुआ स्टोन पेल्टिंग के अंदर। है कोई बच्चा? आप युवाओं को वहां भड़का रहे हैं, उनका जीवन खराब कर रहे हैं, उनका जीवन खराब कर रहे हैं। एक बच्चा बताइए अलगाववादियों का जो घायल हुआ हो, उनका पोता हो, पोती हो, बच्चा हो, कोई हो तो नाम दीजिए। चलिए अमीश चलिए यही बात है, लेकिन मेरा आपसे और जनरल साहब से निवेदन है कि क्या आर्मी को अब यही काम करना है? आर्मी ने तो सवाल करना है गवर्नमेंट से कि भाई कितनी देर आप ये काम हमसे कराइए। राजा और प्रजा, ये राजा और प्रजा की बात है, राजा प्रजा। जनरल बख्शी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रजा को खुश रखना बिल्कुल सही कह रही हैं, फरमा रही हैं आप, लेकिन प्रजा हथियार उठाकर सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश करे, ताकत के बल पे, बंदूकों के बल पे, वो कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करती। दुनिया भर में एक सरकार बताइए जो बर्दाश्त करेगी कि अगर आप उकसाएं लोगों को हथियार उठाकर सरकार का तख्ता पलटने के लिए, सरकार के खिलाफ युद्ध, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, वहां खुश रखने का सवाल कैसे आ सकता है? देखिए बात यह है कि पहले 3,500 टेररिस्ट होते थे शबनम लोन, ये पूरी वादी में AK-47 चल रही थी, रॉकेट लॉन्चर चल रहे थे, मशीन गनें चल रही थी, हमने कश्मीर नहीं दिया। आप समझती हैं कि आज पथरावबाजी पे हम कश्मीर दे देंगे, सरकार कमजोर पड़ जाएगी? दिखाना चाहता हूं, ये गलत फहमी है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, संबित पात्रा, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं और उसके बाद आऊंगा। तला सईद, हाफिज सईद का बेटा, अपने बच्चे वो तला सईद जो पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर का एजेंडा चला रहा है, वो क्या कह रहा है सुनिए और आंखें खुल जाएंगी। उन कश्मीरी युवकों की भी जो पत्थर, जिनसे पत्थर उठवाए जा रहे हैं या वो पत्थर उठा रहे हैं, सुनिए क्या कह रहा है तला सईद। और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम मुसलमान भाइयों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। हिंदुस्तान ने वाकई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, पाकिस्तान के मशरकी बाजू को काट डाला था। ये अजीम शान नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाते वक्त उसने कुछ जुमले बोले थे और पूरी पाकिस्तानी कौम की गैरत को मनकारा था और फिक्री नजरियाती जंग छेड़ने का आगाज किया था उसने। और कश्मीर पर भी बोल रहा है, पाकिस्तान पे भी बोल रहा है। संबित पात्रा, यह है इनका एजेंडा जो साफ दिखाई दे रहा है और हमारे कुछ लोग इनको पूरा कर रहे हैं। बताइए संबित पात्रा क्या कहना चाह रहे हैं? भीम सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैंने शबनम जी को बहुत ध्यान से सुना, अब मैं शबनम जी के प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहली बात तो उन्होंने कहा प्रजा दुखी है इसलिए शायद पथराव कर रही है। उस हिसाब से तो कश्मीरी पंडित भाई जो हमारे हैं, आप अगर पथराव कर रहे हैं उनको तो पहाड़ फेंकना चाहिए, वो तो इतने दुखी हैं, मगर वो तो पहाड़ नहीं फेंक रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने चाणक्य नीति को पढ़ा क्योंकि चाणक्य आपको बहुत पसंद है, अच्छी बात है। चाणक्य ने यह भी कहा है, जब कुछ लोग आपके सत्ता और देश के खिलाफ जाने लगे, राष्ट्र के खिलाफ, तो उनके फन को कुचल देना चाहिए, वो रहने नहीं चाहिए, क्योंकि वो रहेंगे तो फिर से फन उठाएंगे। चाणक्य का शायद वो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, मैं भेज दूंगा। तीसरी बात,
ये प्रजा को क्या क्या चाहिए? प्रजा को स्कूल देते हैं तो प्रजा बोलती है स्कूल नहीं चाहिए। प्रजा को डेवलपमेंट की 80,000 करोड़ 80 है, थैंक यू, 80,000 करोड़ देते हैं प्रजा को तो प्रजा बोलती है वो नहीं चाहिए। हमें अपना वतन चाहिए, ये हम नहीं देने वाले हैं। सुन लीजिए कान खोल के, अगर उनको मुट्ठी भर प्रजा को, अलगाववादियों को, क्योंकि कश्मीर की जनता तो हमारे साथ है, 70% जनता ने वोट दिया है। वहाँ कश्मीर जाके बताइए ना आप। ना मैं यही तो बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, तो आप भी जाके कश्मीर में बोलिए ना। आप दिल्ली में बैठे क्यों लेक्चर दे रही है हमें? आप भी जाके कश्मीर में बोलिए, आप भी दिल्ली में बैठी हुई है। अरे आप सुन तो लीजिए, आपके बीच में तो मैं नहीं बोल रहा था। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, कश्मीर की जनता तो हमारे साथ है। 70% जनता ने 70% जनता ने हमें वोट दिया है। मगर ये जो मुट्ठी भर जनता है, ये जो मुट्ठी भर जनता है, जिनको आप बच्चे बच्चे बच्चे, ये बच्चे नहीं है, वो घर तो है मगर आप मान का रही है, आप मान का रहा है। ये बच्चे बोलना बंद कर दीजिए इनको। 14 साल का लड़का भी आतंकवादी हो सकता है। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया जो भीम सिंह साहब ने बोला। भीम सिंह साहब बहुत वरिष्ठ आदमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए भीम सिंह साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत बात हो रही है कि ये हो रहा है कश्मीर के अंदर तबाही हो रही है, कश्मीर के अंदर अलगाववादी ये कुछ कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ये एजेंडा फैला रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या है आपकी राय में? सोल्यूशन क्या है? अगर आप कृपया करके इसको 1 मिनट में बता पाएं तो सोल्यूशन क्या है? भीम सिंह साहब। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी। देखिए सोल्यूशन ये है, पूरा हिंदुस्तान सुने और पाकिस्तान सुने, कि धारा 370 में अमेंडमेंट करो। सोल्यूशन ये है कि जम्मू कश्मीर में वही झंडा दे दो जो पूरे देश में है, तिरंगा एक झंडा करो। सोल्यूशन ये है एक संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक्सटेंड करो। सोल्यूशन ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मानवाधिकार दे दो जो मुझे आज नहीं है। चैप्टर 3 हिंदुस्तान के आइन में जो मानवाधिकार है वो भीम सिंह को नहीं है। मैं खुद 8.5 साल जेल में रहा हूँ। आखिरी सोल्यूशन ये है कि जेलें बंद करो, तलवारें बंद करो, बंदूक बंद करो, आर्मी को बॉर्डर पे ले जाओ, और जम्मू कश्मीर में अगर सरकार नहीं है उसको डिसमिस करो, गवर्नर रूल करो, नए चुनाव करो। ये है सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आप कह रहे हैं कि सरकार डिसमिस कर दी जाए, एक झंडा कर दिया जाए, एक संविधान कर दिया जाए, वो सोल्यूशन है। चलिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि पत्थरबाज बनते हैं या बनाए जाते हैं, जो भी होता है दोनों में से एक। लगता है पाकिस्तान चाहता है कि हमारे मुल्क में अमन शांति ना रहे। पाकिस्तान को हराने के लिए इन पत्थरबाजों को हराना। फिलहाल इतना ही।